Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another online lecture. So, via team, as we were studying different branches of pathology. In last lecture, we discussed some journal or major branches of pathology, which includes like histopathology, cytopathology, chemical pathology, and clinical pathology in journal. But now we are going to discuss some of the details of pathology branches. We discussed in detail histopathology and cytopathology and other terms as well. So now we are moving forward as we will discuss clinical pathology and chemical pathology, and then types of chemical pathology in this lecture, and then we will move further towards the molecular pathology, and then we will discuss cellular adaptations in next lecture. But we will discuss clinical pathology and chemical pathology and molecular pathology in detail. First, we are going to discuss clinical pathology. Clinical pathology diagnoses a disease through laboratory analysis of body fluids and tissues. As previously we discussed, means in case of clinical pathology, we will be actually studying a disease at clinical level. Means how we will be studying a disease at clinical level? We will be taking in consideration all the demographics of the patient first, and then we will be able to interlink those demographics of the patient with its we can say body fluids के पेशेंट की एज कितनी है, उसकी जो है जेंडर कौन सी है, और इसके अलावा उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, इनको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स. और फिर हम बॉडी फ्लूइड्स में देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन सी चेंजेस हैं, कि बॉडी फ्लूइड का लेवल कितना है, ब्लड का वॉल्यूम कितना है, और ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है, उसकी पीएच कितनी है, उसमें एचबी का कंटेंट कितना है, और फिर हम दूसरे जो फ्लूइड्स हैं, प्लूरल फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, और इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो कंटेंट्स हैं, क्या उनकी कंसंट्रेशन कितनी है. इसके अलावा बाकी जितने भी एमनियोटिक फ्लूइड है, यूरिन है, और इसके अलावा मतलब बॉडी की कैविटीज़ में जितने भी फ्लूइड मौजूद हैं, उन तमाम फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है क्लिनिकल पैथोलॉजी में विद द पेशेंट डेमोग्राफिक्स, कि पेशेंट की एज जेंडर के हिसाब से. ठीक है. Further, for example, the chemical components of blood may be analyzed along with analyzing cells and identifying any microorganisms such as bacteria they are present in a sample or not. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी केस में मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे कि ब्लड हैं या ब्लड के सेल्स हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उनकी शेप कैसी है, उनका वॉल्यूम नंबर कितने हैं, और इसके अलावा उनकी कंपोजिशन प्रॉपर है कि नहीं, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मौजूद नहीं है जो कि ब्लड सेल्स का लेवल उसकी वजह से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. मिसाल के तौर पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की केस में WBCs का कंटेंट बढ़ जाएगा. एक और केस है कि मलेरिया की केस में RBCs का कंटेंट बढ़ जाएगा. तो इसी तरह डिफरेंट डिजीज़ में क्लिनिकल लेवल पे डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट सेल्स का कंटेंट बढ़ जाएगा डिफरेंट फ्लूइड्स में, और डिफरेंट फ्लूइड्स की कंपोजिशन चेंज हो सकती है. सो इन क्लिनिकल पैथोलॉजी वी विल बी able to study different bodily fluids in depth and and with respect of patient demographics. Okay, further chemical pathology. So chemical pathology is actually further subdivided into chemical pathology, also known as clinical chemistry. It involves the chemical analysis of bodily fluids through testing and microscopy. तो chemical pathology में हम क्या करते हैं कि बॉडी के जो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाता है. डिजीज़ में केमिकल्स जो हैं बॉडी के उनकी में क्या क्या चेंजेस आती हैं डिजीज केसेस में. तो एक्चुअली इसमें कुछ एंजाइम्स भी होंगे, डिजीज केसेस में उन एंजाइम्स का लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है. और कुछ एंजाइम्स का लेवल कम हो जाएगा. तो एक्चुअली द रिलेटिव लेवल ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में से हम कुछ एंजाइम्स के लेवल को भी या केमिकल्स के लेवल को देखते हैं. इसी तरह कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे या आयंस हैं, जिस तरह जिंक है, कापर है, और केमिकल पैथोलॉजी में हम उन आयंस का भी लेवल देखते हैं. ठीक है. और फर्दर हीमाटोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो सब ब्रांच है केमिकल पैथोलॉजी, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ब्लड, बट इट हैज़ मोर टू डू विद आइडेंटिफाइंग ब्लड डिजीजेस स्पेसिफिकली देन केमिकल पैथोलॉजी डज.
हीमाटोलॉजी में तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को देखते हैं, एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, या एनीमिया की बाकी जो माइक्रोसिटिक एनीमिया डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी उनको देखा जाता है। तो केमिकल पैथोलॉजी में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि ब्लड रिलेटेड कुछ जो हम लोगों के पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जो कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली उनको हम केमिकल मेडिएटर्स भी कहते हैं, या फिर हम ये भी कहते हैं कि ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं, या फिर कुछ हैं जो जिनको हम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स पे भी कुछ केमिकल्स का इफेक्ट होता है, जिस तरह टीपी है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, उसका रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। तो इस तरह से रिलेटेड दोज केमिकल्स विच आर रिलेटेड टू ब्लड सेल्स आर आल्सो डिस्कस्ड इन और स्टडीड इन केमिकल पैथोलॉजी। अच्छा जी, फर्दर है हम लोगों के पास यहाँ पे, लेट मी मेक इट क्लियर इजी फॉर यू टू see it, immunology or immunopathology. It is also the study of immune systems disorder. It deals with the immune responses to foreign molecules, allergies, immunodeficiencies and organ transplant rejection. So chemical pathology is a diverse term in which we also study immunology. Immunology means study of antigen antibody reaction. A discipline in which we will be able to study antigen antibody reaction is called immunology. तो immunology या immunopatology की केस में कि कुछ immune system related disorders हैं, उनके केसेस, ऐसे केसेस को भी हम chemical pathology में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, और जो कि इम्यून रिएक्शंस हैं, और कुछ डिजीज़ के केसेस में भी इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे केसेस को हम बेसिकली कैरेक्टराइज करते हैं केमिकल पैथोलॉजी में। फर्दर केमिकल पैथोलॉजी के बाद हम लोगों के पास जो टर्म आ रही है उसमें मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। ओके, सो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मॉलिक्यूल्स के लेवल पे सेल्स और टिश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। अब सेल्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं विच इंक्लूड्स लाइक वाटर मौजूद है, ठीक है, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इसके अलावा हम लोगों के पास डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसी तरह डिफरेंट आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो हम ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, या शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में एक्चुअली जाके हम इन मॉलिक्यूल्स का लेवल देखेंगे कि इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स का लेवल कितना है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का लेवल कितना है, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोजन आ गया, ठीक है, और इसी तरह हम लोग के पास कुछ प्रोटीन्स आएंगी, और कुछ हम लोगों के पास जो कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे मैंने बात की, तो उनमें ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट की जिस तरह मैंने बात की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें मोनोसेक्राइड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनका लेवल भी मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाएगा। और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स का भी देखा जाएगा कि लिपिड के वैक्सेस हैं जैसे, या ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनका लेवल कितना है, ठीक है। तो उनको भी हम मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में देखेंगे, स्पेशली कि डिजीज़ के केस में लिपिड का कंटेंट क्या है, प्रोटीन का कंटेंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए की क्या क्वांटिटी है, या फिर डीएनए में कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंज तो नहीं आई, तो ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में देखा जाता है, वो भी डिजीज़ कंडीशन में। सम टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी इंक्लूड्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ किया जाता है, और टू एम्पलीफाई डीएनए, कि जो डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसको कहा जाएगी मे बी के ये सस्पेक्ट किया जाए कि वो डिजीज़ पोर्शन है, वहाँ पे कोई म्यूटेशन है, कोई चेंज आई है नॉर्मल डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो उसको हम एम्पलीफाई बड़ा करते हैं ताकि हमें, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और बहुत ज़्यादा बेसिस मौजूद होती हैं, तो उसको वैसे देखना इम्पॉसिबल है जब तक हम उसको एम्पलीफाई ना करें, ठीक है, उसकी कॉपीज़ ना बनाएं। तो इसलिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फिर फ्लोरेंस लेबलिंग एंड कैरियोटाइपिंग इमेजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फ्लोरेसेंस बेस्ड लेबलिंग टेक्निक्स भी हैं जिसमें हम इंजाइम्स कुछ यूज़ करते हैं, और इंजाइम्स के साथ कुछ सबस्ट्रेट्स ऐड कर दी जाती हैं कि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस जब बनती है तो वहाँ पे फ्लोरेंस प्रोड्यूस होती है, और हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है डीएनए में या नहीं है। उस फ्लोरेंस की बेस पे हम फिर क्रोमेटोग्राम ड्रा करते हैं, और क्रोमेटोग्राम से हमें पता चलता है कि क्या वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर मौजूद है डीएनए की बेसिस, या डीएनए की बेसिस में कोई एरर मौजूद है। सो दिस इज एक्चुअली स्टडीड इन मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। सो लेट मी रिपीट इट फॉर यू
कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल, कि एक डिजीज़ के केस में मॉलिक्यूलर लेवल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में, लिपिड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। और ये कैसे हम कर सकते हैं? बाय यूजिंग PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और इसी तरह से हम लोगों के पास फर्दर फ्लोरेंस इन सूडो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं, या फिर कैरियोटाइपिंग की बात की गई है, तो ये भी हम इस टेक्निक को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टडिंग मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। अच्छा, एक और टर्म यहाँ पे रह गई कि आई थिंक हम लोगों ने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, तो हम उसको भी ज़रा देख लेते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ टर्म, ओके, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस, ये दो टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़रा हम इनको भी इनकी भी समरी बताते हैं और रिपीट कर देते हैं। सो प्रोग्नोसिस इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द डिजीज़। अच्छा, प्रोग्नोसिस इसको हम ये भी कहते हैं कि इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेप प्रायर टू डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, कि किसी डिजीज़ के प्रॉपर अपीयर होने से पहले उसको फाइंड कर लेना, इसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। प्रिडिक्ट करना मींस प्रिडिक्शन ऑफ अ डिजीज़ इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, ठीक है। It is the clinicians estimates of the severity and possible result of a disease, कि एक डिजीज़ हो जाएगी तो उसको कितनी सवेयर हो सकती है और उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है बॉडी पे, इसको प्रेडिक्ट कर लेना। तो वैसे देखा जाए तो प्रोग्नोसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से इंडिकेटर ऑफ अ डिजीज़ की सवेरिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो होता है वो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है, कि हमें एडवांस में पता चल गया। या हम प्रोग्नोसिस को इस तरह भी से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडवांस डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, कि डिजीज़ को प्रिडिक्ट कर लेना, एडवांस डायग्नोज कर लेना उसको। अब मिसाल के तौर पे कैंसर है, तो कैंसर की सिम्टम्स जो हैं, हम कैंसर की सिम्टम्स देखें तो फर्स्ट सिम्टम्स ज़्यादातर ये होती है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और उसको नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है तो दिस इज़ अ इनिशियल प्रोग्नोस्टिक मार्कर ऑफ वी कैन से कैंसर। तो इसी तरह से फिर उस इंडिविजुअल में अगर हम उसको कैंसर को टाइम से पहले फाइंड कर लें कुछ उसकी जो बेसिक सिम्टम्स हैं उनके बिहाफ पे, तो इट्स मीन दैट इज़ अ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। तो प्रोग्नोसिस के लिए क्लिनिशियन डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। इसके बाद है हम लोग पास डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ का उससे मतलब है कि डिजीज़ को फाइंड कर लेना कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट काज एसोसिएटेड विद द डिजीज़, कि डिजीज़ की क्या वजह है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो diagnosis is the formal name used to describe a patient disease. The patient means diagnosis is also another term which can be used to define a disease in proper. तो diagnosis ही हमें एक डिजीज़ को प्रॉपर डिफाइन करने में भी हेल्प करती है और हमें पता चलता है कि ये डिजीज़ क्यों है, इसकी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है। Okay, it is the process of identifying a disease based on the patient symptoms. तो यहाँ पे सिम्टम्स को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस हम पेशेंट की जो सिम्टम्स होती हैं, सिम्टम्स आर एक्चुअली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजीज़, के ऐसे दोज इंडिकेशंस विच आर विजुअली अपेरेंट, जिनको हम ज़ाहिरी तौर पे देख सकते हैं फ़ौरन। सपोज एक डिजीज़ की वजह से इंडिविजुअल का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, उस कलर रेड हो जाता है, और इसी तरह और कोई सिम्टम्स जैसे उसको वॉमिटिंग होती है, जैसे हम कहते हैं कि वॉमिटिंग के अलावा चोट लगती है तो उस केस में, या डिजीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पस एक्युमुलेट हुई नज़र आएगी आपको। तो इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज़ रिप्रेजेंट्स द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। फर्दर या सिम्टम्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजीज़। फर्दर एक और टर्म होती है जो साइन की टर्म होती है। साइन का मतलब ये होता है कि साइंस आर एक्चुअली इंडिकेशंस ऑफ अ डिजीज़ विच कैन नॉट बी विजुअली ऑब्जर्व। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल को पेन है, तो आप तो या हम तो उसको पेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो पेशेंट ही बता सकते हैं कि उसको पेन है। सो पेन इज़ द साइन, वो सिम्टम नहीं होगी। अब पेन के साथ कोई भी डिजीज़ एसोसिएटेड हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है पेन के साथ एसोसिएटेड। तो इट्स मीन देयर आर सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। So diagnosis of the disease helps us to find the patient symptoms, the doctor finding and result of investigation and laboratory test. Usually diagnosis में हम क्या करते हैं कि पेशेंट की सिम्टम्स देखते हैं,
फिर उसके बाद डॉक्टर्स की फाइंडिंग्स कि डॉक्टर ने क्या फाइंड किया, किस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, डॉक्टर्स की क्या रिकमेंडेशंस थी, उनको देखा जाएगा। और मिसाल के तौर पे डॉक्टर क्या करता है कि प्री क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, उसकी एज पूछता है और नाम पूछता है, और इसके अलावा उसकी रूटीन की हैबिट्स पूछता है, और फिर उस से पूछता है कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, और फिर इसके अलावा उस डिज़ीज़ के सिम्टम को भी प्रॉपर देखता है, और फिर इन्वेस्टिगेशंस करता है कि वो इस पेशेंट का किस किस के साथ इंटरेक्शन हुआ, और वो पेशेंट किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, क्या उसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, और फिर उसके अलावा उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसका ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, या फिर बाकी जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वो भी कंडक्ट किए जाते हैं टू रीच अ फाइनल डिसीजन आइदर दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम a particular disease or not। तो प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस में ये फ़र्क है कि प्रोग्नोसिस एक डिज़ीज़ के अपीयर होने से पहले ही हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसकी सवेरिटी से पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये डिज़ीज़ कौन सी है, ठीक है, और किस वजह से हो रही है। बट डायग्नोसिस के केस में हम क्या करते हैं कि डिज़ीज़ की सिम्टम्स, उसकी फिर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और लेबॉर्ट्री टेस्ट के भी आप पे हम उस डिज़ीज़ को डिफाइन करते हैं, और हम कहते हैं कि दिस डिज़ीज़ वाज अकरिंग और हैपनिंग ड्यू टू दीज फैक्टर्स, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इट्स मीन diagnosis of a disease is the most important step to devise a treatment for a particular disease। तो जब भी डिजीज़ की प्रोग्नोसिस हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट होती है। अगर किसी डिजीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती, दैट डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रीटेड प्रॉपरली। तो एक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए उसकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, और की सेवेरिटी डिजीज़ की या पैथोजेनेसिस या सेवेरिटी या उसकी हायर सिम्टम्स को रोकने से के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी या प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़। कि डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम एडवांस में उसको फाइंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है, एडवांस में उसको डायग्नोज कर लेते हैं, तो उस डिजीज़ से बचना बहुत आसान हो जाता है। तो इट्स मीन prognostic markers are the best remedies available for the prevention of a disease, while the diagnosis of a disease is the best remedy for the treatment of a disease। डिजीज को ट्रीट करने के लिए डायग्नोसिस बेस्ट रेमेडी है, और डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्नोसिस बेस्ट रेमेडी है। सो दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द डिफरेंसेस व्हिच वी स्टडीड बिटवीन द टर्म्स डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, and the other terms which include like ये डिफरेंसेस भी हम पढ़ चुकी हैं, और पैथोलॉजी की ब्रांचेस हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ी, और टाइप्स वगैरह भी हमने कवर कर ली जो एक दो रहती थी। सो नाउ the next lecture is about introduction to cellular adaptations. We will study in the next class. If you have any question, so you can post your question, you can ask right now, so I will take your questions from now. Stay blessed and let me know. Okay ji, if you have any question, let me know. Stay blessed. Allah Hafiz.